हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ रोज फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, और मैं डेफिनेटली आपके सितंबर अक्टूबर तक फिजिक्स और मैथ के पूरा जो सिलेबस है वो खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल जो है कैपेसिटर से रिलेटेड या कैपेसिटर से संबंधित जो टॉपिक्स हैं या इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कैपेसिटर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि इंटरेस्टिंग नहीं है, मोस्ट इंटरेस्टिंग भी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सोचा है साइंटिस्टों ने, जब हमारे पास कैपेसिटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना। तो बेसिकली बात करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको बता सकता हूँ कि कैपेसिटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, इसके लिए क्या क्या टर्म्स हमने यूज किया है। वो सारी चीजें मैं चाहूँ तो 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको कैपेसिटर समझा सकता हूँ, लेकिन वो एक ओरली रटना होगा ना। ओरली वो एक चीज ऐसा होगा जिसमें आपको कैपेसिटर के बारे में डीप नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा डीप नॉलेज कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। कैपेसिटर किस तरीके से बनाया गया, ठीक है, और जरूरत क्यों पड़ी कैपेसिटर की, ठीक है, और किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले जरूरत की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक कंडक्टर की बात करें, इसकी बात करते हैं कंडक्टर की, एक चालक की बात करते हैं। ये हमारा एक चालक है, ठीक है ना। इस चालक की एक धारिता है, क्या है, इस चालक की एक धारिता है और इस धारिता का जो फॉर्मूला है C = 4πε0, ठीक है। या इसको अगर हम Q आवेश देते हैं और इस पे B विभव होता है तो इस तरीके से भी हम C को डिफाइन कर सकते हैं, C = Q/V, आवेश बटे विभव, ठीक है। ये दो डेफिनेशन या दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं इस चालक की धारिता को मेजर करने के लिए। लेकिन अब अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की कैपेसिटी जो है 711 माइक्रोफैराड है। मतलब पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना ह्यूज आकार का है और इतने ह्यूज आकार का, इतने बड़े आकार के होने के बावजूद भी इसकी धारिता जो है 711 माइक्रोफैराड ही है। मतलब अगर हमें इससे ज्यादा धारिता का अगर कोई भी सिस्टम चाहिए तो मतलब पृथ्वी से बड़े आकार का हमें एक गोला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और पृथ्वी से बड़े आकार का गोला बनाना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम गणना तो कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर उसको हम बनाना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी चालक गोले की धारिता को अगर बढ़ाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा आवेश को अगर स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए, धारिता को बढ़ाने के लिए गोले के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। जो गोले की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकली हमें पता है 1 मीटर, 2 मीटर या 10 मीटर त्रिज्या के गोले को ही बना सकते हैं, उसको ही ले जा सकते हैं कहीं पे भी, है ना। 10 मीटर भी बहुत बड़ा हो जाता है। 10 मीटर त्रिज्या का अगर एक गोले का अगर आप कल्पना करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, जो कि प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट लगता है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा गोला बनाना। लेकिन उसका यूज करना भी प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसके आकार तो छोटा सा छोटा हो, जिसका आकार जो है बहुत छोटा हो, आकार छोटा हो। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हमने क्या फेस किया है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हमने फेस किया है कि एक ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जिसका आकार तो छोटा हो लेकिन धारिता जो है उसकी ज्यादा, धारिता क्या हो, अधिक हो, क्योंकि धारिता अधिक होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा आवेश बना या ज्यादा से ज्यादा आवेश स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास जिसको हमें सॉल्व करना था, इस प्रॉब्लम को दूर करना था,
एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी, अगर इस इस कंडक्टर को अगर हम आवेश देते हैं, इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, अगर आवेश देते हैं तो इस आवेश देने पे जो हमें काम करना पड़ेगा वो काम इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इस कंडक्टर के पास क्या है, ऊर्जा है। क्या है, समझना, चालक को हमने आवेशित किया, आवेशित करने के लिए हमें काम करना पड़ा और वो काम जो है ऊर्जा के रूप में स्थित या संचित होगा और जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, फिर उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके पास वो कहीं स्टोर नहीं है। वो पोटेंशियल एनर्जी इस कंडक्टर के कारण इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से लेके r इज इक्वल टू 0 से लेके स्मॉल r इज इक्वल टू 0 से लेके या सॉरी कैपिटल R से लेके r इज इक्वल टू इंफिनिटी तक, अनंत दूरी तक फैला हुआ है। क्योंकि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसके कारण इसके पास जितना भी ऊर्जा स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, ये एनर्जी हमेशा याद रखना कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहां स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक। एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, इंफिनिटी तक है। मतलब ये जो एनर्जी इसके पास जितना भी है, 10 जूल अगर एनर्जी है, मान लेते हैं 10 जूल एनर्जी है, तो ये 10 जूल एनर्जी जो है ये सतत रूप से वितरित है यहां से लेके इंफिनिटी तक। एनर्जी है लेकिन यूज नहीं कर सकते। मेन बात इसका क्या है कि इसके पास एनर्जी तो है लेकिन उस एनर्जी का हम यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो उस पानी का यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पानी को पी सकते हैं या उस पानी का यूज आप किसी दूसरे काम में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही एक गिलास पानी अगर आप फर्श पे लौट दे, फर्श पे गिरा दे, तो वो पानी किस काम का। हम कह सकते हैं कि हमारे पास पानी तो है, एक गिलास पानी तो है, लेकिन कहां पे, फर्श पे बिखरा हुआ है। अगर फर्श पे बिखरा हुआ है तो वो पानी किसी काम का नहीं होगा। लेकिन वही पानी अगर हमारे पास एक गिलास के अंदर है या एक बाल्टी के अंदर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब उस पानी को अगर एक फिक्स्ड रीजन के अंदर, एक फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर अगर स्टोर कर दे तो वो वाटर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वही वाटर को अगर हम फर्श पे गिरा दे या मिट्टी पे गिरा दे या कहीं पे भी गिरा दे ऐसी सतह पे जिसको हम दोबारा से कलेक्ट नहीं कर पाए, उसको इकट्ठा नहीं कर पाए, तो पानी हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है कि जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास है तो, लेकिन इस विद्युत क्षेत्र के अंदर वो इनफाइनाइट दूरी तक बिखरा पड़ा है। ये एनर्जी बिखरा पड़ा है तो इसलिए ये एनर्जी हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब इस एनर्जी का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इस एनर्जी का हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो दो प्रॉब्लम थी हमारे पास, एक तो साइज को छोटा करना था और इसकी धारिता को बढ़ाना था। दूसरी चीज जो इस कंडक्टर के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी एक फिक्स्ड रीजन के अंदर बांधना था ताकि हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, उस एनर्जी का हम यूज कर सके। कहां यूज करेंगे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो एक साइंटिस्ट एक बार क्या कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहानी के तौर पर मैं समझाता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कंडक्टर के साथ ही, उसके विभव के साथ और आवेश के साथ वो खेल रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को कुछ आवेश दे दिया, ठीक ना, और आवेश को वो बढ़ाते जा रहे थे और इसके सरफेस पे जो विभव है इस विभव को वो कैलकुलेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आवेश दो विभव कैलकुलेट करो, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक दिन अचानक से ये ऑब्जर्व किया कि बाय फॉल्ट उन्होंने देखा कि इसके पास एक उदासीन कंडक्टर रखा है, ये उदासीन है, कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जैसे ही उसने इस चार्ज कंडक्टर के पास में एक उदासीन कंडक्टर को रख दिया जो न्यूट्रल है, ये ई कंडक्टर नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। जैसे उसने बी एक कंडक्टर रख दिया जो उदासीन है और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस उदासीन कंडक्टर के कारण इस पे पहले क्यों आवेश के कारण जितना विभव था
वो विभव जो है इस कंडक्टर के कारण, इसके प्रेजेंस के कारण ये विभव जो है कम हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, पहले तो जब ये कंडक्टर नहीं था विभव ज्यादा था, जैसे इस कंडक्टर को यहाँ पे रख दिया, चालक को यहाँ पे रख दिया, तो उन्होंने कहा विभव कम हो गया। तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इस कंडक्टर के कारण जिसके कारण यहाँ पे विभव कम हुआ। तो उन्होंने क्या करा, इस बात को दूसरे अदर साइंटिस्टों के साथ साझा किया, शेयर किया। तो उन्होंने कहा हुआ क्या कि जैसे हम इस कंडक्टर को यहाँ पे रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव कंडक्टर के कारण इस उदासीन कंडक्टर पे आवेश प्रेरित होगा, और आवेश जब प्रेरित होगा तो कंडक्टर का ये वाला जो साइड है ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये वाला चार्ज, ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर उदासीन कंडक्टर रखने से इसका विभव कम हो जाता है, तो इसका रीजन है कि ये वाला कंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला कंडक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पे विभव बनेगा। पहले मान लेते हैं इस कंडक्टर के कारण इसके सरफेस पे यहाँ पे विभव v है, ठीक ना, इस नेगेटिव पार्ट के कारण यहाँ पे एक विभव बनेगा v1, ठीक ना, और चूंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव कंडक्टर है या पॉजिटिव सरफेस है, तो इस पॉजिटिव सरफेस के कारण भी यहाँ पे एक विभव बनेगा v2, जिसके कारण इसके सरफेस पे नेट विभव जो हो जाएगा v नेट, वो क्या आ जाएगा v माइनस v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो v1 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस इसके नजदीक है, तो v1 का जो वैल्यू है वो v2 से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब इस ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला टर्म से कुछ वैल्यू होगा, इसका डेल्टा v ले लेते तो v माइनस डेल्टा v, इसका वैल्यू ले लेते डेल्टा v, तो इसका नेट विभव जो हो जाएगा v माइनस डेल्टा v हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले इस पे विभव v था, लेकिन इस कंडक्टर को रखने के कारण इस पे एक विभव क्रिएट हुआ डेल्टा v, और जिसके कारण इसका नेट जो विभव है वो v में से डेल्टा v जब घटाएंगे तो नेट विभव क्या हो जाएगा, इसका घटेगा। अच्छा, नेट विभव घटने से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे इसका विभव घटेगा तो c इज इक्वल टू होता है q अपॉन v, जैसे v घटेगा तो v के घटने से c हमारे क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें मैकेनिज्म आगे बात करेंगे, क्यों ना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यों घटेगा, कि विभव को कम करने पे धारिता क्यों घटेगा, मैकेनिकली में बात करेंगे, मैकेनिज्म समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वहां पे यहाँ पे बस थ्योरेटिकली हम समझते हैं मैथमेटिकली कि अगर विभव घटेगा तो विभव घटने से कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ती है अगर इसके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। बात समझ में आई? तो साइंटिस्टों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर इस कंडक्टर, उदासीन कंडक्टर को रखने पे अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो एक काम करते हैं कि इस कंडक्टर की जगह जो उदासीन कंडक्टर है, इस उदासीन कंडक्टर की जगह एक नेगेटिव कंडक्टर रख देते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेशीय कंडक्टर अगर रख देते हैं तो विभव और कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे v2 वाला फैक्टर नहीं होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं बनेगा। या उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कंडक्टर को हम ग्राउंड से इसका कनेक्शन कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। अब ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा जो है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड में जाने का मतलब है कि जैसे इस पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड हमारा कंडक्टर है, इस पे भी बहुत मात्रा में आवेश है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मुक्त आवेश भी है, तो इस ग्राउंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करके इस वाले सरफेस पे आता रहेगा और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता रहेगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा। और जैसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जैसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ के सारे पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जैसे आ जाएगा तो ये V2 यहाँ पे खत्म, और V2 खत्म तो V1 बनेगा, और V1 बनेगा तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव बनेगा तो V नेट जो होगा वो V माइनस V1 हो जाएगा, और V1 हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव कंडक्टर के पास में अगर एक नेगेटिव कंडक्टर रखते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज कंडक्टर रखते हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के कारण इसके सरफेस का जो विभव है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इस नेगेटिव विभव के कारण, नेगेटिव कंडक्टर के कारण भी यहाँ पे विभव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसके कारण भी विभव बनेगा, तो नेट विभव जो होगा वो v1 माइनस v2 हो जाएगा, और v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, बहुत
छोटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा। और जैसे ही विभव को और ज्यादा कम कर देंगे तो और ज्यादा कम करने से कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास में अगर एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को रखते हैं, क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास में एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अगर कैपेसिटी की अगर बात करें तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसके आकार में कोई चेंज नहीं करा है। अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करेंगे तो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब अगर कैपेसिटी को बढ़ाना है तो R को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये हम कह रहे थे पहले। लेकिन हमें एक ऐसा अरेंजमेंट मिला है जिसमें इसके आकार में बिना परिवर्तन करे हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे। वो कैसे बढ़ाया हमने, विभव को कम करके। और विभव कैसे कम हुआ, जब इसके पास में एक हमने ऋणात्मक या आवेशित चालक को हमने इसके पास में रख दिया। तो इस अरेंजमेंट के कारण इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ी और इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी युक्ति है। अब इसकी डेफिनेशन में बताता हूं आपको संधारित्र की डेफिनेशन क्या है। तो संधारित्र बेसिकली एक ऐसा निकाय है या युक्ति है जिसमें या जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र बेसिकली दो ऐसे चालकों का युग्म होता है, दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिसमें से एक पर प्लस का आवेश हो और उतनी ही अमाउंट में दूसरे पे माइनस का आवेश हो। एक पर प्लस का आवेश हो और दूसरे पे माइनस का आवेश हो तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो। क्लियर है, दो तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। एक तो सिस्टम के अकॉर्डिंग कि संधारित्र एक ऐसा निकाय है, मेरे साथ रिपीट करना, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, संधारित्र दो चालकों का ऐसा एक निकाय है जिसमें से एक चालक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे चालक पर उतना ही ऋणावेश होता है तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस संयोजन के चालक के संयोजन को हम संधारित्र कहते हैं। अब जो ये चालक है, ये चालक जो है आपका किसी भी शेप का हो सकता है। ये गोलीय भी हो सकता है, क्या हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है। ये चालक जो है समतल प्लेट भी हो सकता है, समतल प्लेट भी हो सकता है। और ये चालक जो है वो हमारा बेलनाकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो गोली भी हो सकता है, समतल प्लेट भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है। इसलिए संधारित्र जो है तीन टाइप के होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, जिनकी प्लेट चालक जो है समतल प्लेट ही होंगी, ठीक है। एक गोलीय संधारित्र होता है और एक बेलनाकार संधारित्र होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली समांतर प्लेट संधारित्र है। तो कुछ डेफिनेशंस मैं आपको लिखाता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन हो जाएगा, संधारित्र एक ऐसा समायोजन या युक्ति है जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए विभव को कम करके, बिना परिवर्तन किए विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। तो बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिनमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन करे उसके विभव को कम करके हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सिद्धांत है, दूसरी चीज यहाँ पे इस समायोजन, अब क्योंकि धारिता बढ़ेगी तो इस समायोजन में जो ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, उसको संचित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज संधारित्र का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बेसिकली सिद्धांत है जब किसी आवेशित चालक के समेत किसी अनावेशित चालक को रखा जाता है तो चालक का विभव कम हो जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले। ठीक है, यदि अनावेशित चालक को भूसंकल्पित मतलब ग्राउंडेड कर देते, अर्थिंग कर देते हैं, कर दिया जाए तो चालक का विभव और कम हो जाता है, जिसके कारण चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि होती है।
तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से चालक की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास में नेगेटिव चार्ज प्लेट रखेंगे तो प्लेट रखने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज या अनावश्यक प्लेट रख देंगे या कोई भी चालक रख देंगे तो इसके कारण इसका विभव कम हो जाएगा और इसका विभव कम होगा इसके कारण। लेकिन जैसे इस चालक को हम ग्राउंड कर देंगे, इसका एक सिरा जो है वो ग्राउंड के साथ कर देंगे, तो ग्राउंड के साथ करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस चालक पे आ जाएंगे, इस चालक पे नेगेटिव हो जाएगा और जैसे ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका विभव और कम हो जाएगा। जैसे इसका विभव और कम हो जाएगा तो विभव कम होने से चालक की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि विभव कम होगा तो उसको और ज्यादा आवेश दे सकते हैं। समझते हैं इस चीज को एक बार मैथमेटिकली, ठीक है ना। बहुत सारे टर्म्स में समझने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं इसका विभव जो है 10 वोल्ट है, मैक्सिमम 10 वोल्ट तक इसको आवेशित हम कर सकते हैं। इस पे मान लेते हैं कि 2 कूलम का आवेश है ना। अब इस प्लेट को रखने से इसका विभव जो है वो 10 वोल्ट से कम हो गया मान लो 7 वोल्ट पे आ गया। नेगेटिव प्लेट रखने से इसका विभव जो है 10 वोल्ट से कितना गया, 7 वोल्ट हो गया। अब 7 वोल्ट हो गया ना, अब इसको 7 वोल्ट से फिर 10 वोल्ट करने के लिए 7 वोल्ट से 10 वोल्ट फिर से करने के लिए इसमें हम कुछ और अमाउंट में आवेश दे सकते हैं। तो मान लेते हैं कितना कूलम आवेश दे दिया, 1 कूलम आवेश और दिया। 1 कूलम आवेश देने से 7 वोल्ट से वो कहां पे आ गया, 10 वोल्ट तक। तो पहले इसमें 2 कूलम चार्ज ऑलरेडी था, फिर 7 से 10 वोल्ट तक करने के लिए हमने 1 कूलम आवेश और ज्यादा दिया, तो इसमें टोटल आवेश कितना हो गया, 3 कूलम। तो पहले 2 कूलम का आवेश स्टोर कर रहा था, अब 1 कूलम और एक्स्ट्रा स्टोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके पास ये वाला कंडक्टर रख दिया। हमारी बात समझे ना। तो इस तरीके से एक कंडक्टर का रख देंगे तो उस कंडक्टर की वजह से इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 प्रॉब्लम बताया था स्टार्टिंग में कि एक तो हम कैपेसिटर के आकार में बिना परिवर्तन किए, कैपेसिटर के आकार में कंडक्टर के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो हमने बढ़ा दिया। दूसरी चीज हमने कहा था कि इस कंडक्टर के पास जो एनर्जी है, कोई भी एक सिंगल कंडक्टर के पास जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है 0 से मतलब यहां से इंफिनिटी के बीच में, तो बिखरा हुआ होता है जिसका यूज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर है 2 प्लेटें रखने की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे इस फिक्स्ड रीजन के अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब समांतर प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों कंडक्टर के बीच में आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है और इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड हो गया, एक कन्फाइंड रीजन के अंदर, एक फिक्स्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब एक फिक्स्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो इसका मतलब जो इसके पास एनर्जी होगा वो एनर्जी भी इसी फिक्स्ड रीजन के अंदर स्टोर होगा, इसी फिक्स्ड क्षेत्र के अंदर स्टोर होगा। जब एनर्जी इस फिक्स्ड क्षेत्र के अंदर स्टोर हो गया तो अब इस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं। कहां करेंगे, बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अब कैपेसिटर को दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसी के जरिए। तो कैपेसिटर किसी भी समरूप संधारित्र, दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, संधारित्र किसी भी समरूप के 2 आवेशित चालक होते हैं जो एक दूसरे से विद्युत रोधी माध्यम द्वारा पृथक होते हैं तथा दोनों पर समान व विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश होता है। तो कैपेसिटर बेसिकली किसी भी समरूप के 2 आवेशित चालक होते हैं जो एक दूसरे से विद्युत रोधी माध्यम, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, विद्युत रोधी होगा, या तो गैप होगा या कोई चीज भर देंगे जो इंसुलेटर है, पेपर भर देंगे या मोम भर देंगे या ग्लास भर देंगे,
मतलब कांच, है ना। तो इस तरीके से दो चालकों के बीच में जो गैप होगा वो विद्युतरोधी माध्यम होगा। विद्युतरोधी माध्यम द्वारा पृथक होते हैं तथा दोनों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। इस पे प्लस का क्यू आवेश होगा और इस पे माइनस का क्यू आवेश होगा, तो दोनों पे समान आवेश होगा। क्लियर है? तो ये हमारा संधारित्र हो गया। तो संधारित्र को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, संधारित्र को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सर्किट में, ये लिख लेना सारी चीजें, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है संकेत जिसको हम कहते हैं, तो इसका संकेत होता है सिंबल। सिंबल जो होता है वो होता है हमारा इस तरीके का, दो प्लेटें, ठीक ना, दो लाइन खींच देंगे इक्वल। तो ये जो है सिंबल होता है कैपेसिटर का। ये कांस्टेंट कैपेसिटी, कांस्टेंट कैपेसिटी मतलब नियत धारिता का, इसकी धारिता जो है नियत है, ठीक ना। एक वेरिएबल कैपेसिटर बनाते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर जिसकी धारिता को हम अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका सिंबल इस तरीके का होता है। ये वेरिएबल कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का होता है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस का होता है, ठीक है, नियत धारिता का होता है। और ये मतलब वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील धारिता का होता है। तो सिंबल कैपेसिटर का इस तरीके का होता है। अगर कैपेसिटर की धारिता की अगर बात करते हैं तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश कितना होगा, आवेश का परिमाण Q है, ठीक है। टोटल अगर संधारित्र की बात करेंगे तो संधारित्र पर नेट आवेश जो है 0 है, Q नेट अगर इस सिस्टम के पास टोटल आवेश की अगर बात करेंगे तो टोटल आवेश 0 है, क्योंकि इस पे प्लस का चार्ज है और इस पे माइनस का चार्ज है, तो डेट इज इक्वल टू 0। तो Q नेट आवेश 0 है। तो जब भी हम संधारित्र पे कहते हैं कि आवेश, जैसे कोई संधारित्र है और उस संधारित्र पे 10 कूलम का आवेश है या 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, जब भी हम कहते हैं कि 10 माइक्रोकूलम का आवेश है या 10 कूलम का आवेश है, तो इसका मतलब है कि उस संधारित्र के एक प्लेट पर आवेश का परिमाण है। जैसे 10 माइक्रोकूलम का अगर आवेश की अगर बात करते हैं कि संधारित्र के पास 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो इसका मतलब होता है कि इसके एक प्लेट पर जो आवेश है उसका परिमाण 10 माइक्रोकूलम है। इस पे जो आवेश होगा ये प्लस का 10 माइक्रोकूलम होगा, इस पे जो आवेश होगा ये हो जाएगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि जब भी हम कहते हैं कि कैपेसिटर पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्लेटों का टोटल जो आवेश है वो 10 माइक्रोकूलम, ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर पर हमेशा टोटल जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी हम कहते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश जो है Q है, तो इसका मतलब एक प्लेट पर जो आवेश है उसका परिमाण Q है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो प्लेट पे डिपेंडेंट करेगा। क्लियर है? तो एक कैपेसिटर के प्लेट पर जो आवेश है वो Q है, तो Q का मतलब एक प्लेट पर आवेश है तो Q है, और दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो है डेल्टा V। चलिए बहुत बढ़िया, प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा V है, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता डेट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कितना आवेश है, Q आवेश है अपॉन डेल्टा Q। तो संधारित्र की जो धारिता हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा V। Q जो है एक प्लेट पर आवेश का परिमाण है और डेल्टा V जो है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। क्लियर है? दूसरी चीज, संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा जो है, ऊर्जा संधारित्र में जो एनर्जी स्टोर होता है वो ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। ये भी आप लिख लीजिए, या वैद्युत क्षेत्र में संचित होता है, स्थित नहीं संचित होता है, क्या लिखेंगे, संचित होता है।
क्लियर है? तो इस कैपेसिटर के पास जितना एनर्जी है वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होगा। ये हमेशा समझ जाना कि जहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चाहे वो कैपेसिटर हो या कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है विद्युत या स्थितिज ऊर्जा जो है वो कहाँ स्थित होता है, तो हमेशा लिखना कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित होता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटर की धारिता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें कि कैपेसिटर का यूज कहां किया जाता है, इसका क्या कहते हैं उपयोग कहां होता है, तो देखिए बेसिकली कैपेसिटर का जो यूज होता है वो बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। मैं आपको थियोरेटिकली बताता हूं कहां कहां यूज होता है। जैसे दूसरी एक चीज, इसको यूज को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, तो कैपेसिटर जो है ना एक ऐसा डिवाइस है जो कम समय में, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊर्जा को रिलीज करता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। जो कम समय में, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि सर बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम भी है आवेश को संरक्षित या उसको स्टोर करना। बैटरी क्या करता है, वो भी हमें एनर्जी देता है। लेकिन बैटरी का अगर काम देखेंगे, कोई भी बैटरी होता है, बैटरी का काम क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करता है। ऐसा नहीं होता कि बैटरी अचानक से डिस्चार्ज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो बहुत कम समय में, मतलब 1 मिली सेकेंड में या 1 माइक्रो सेकेंड में उसके अंदर जितना एनर्जी होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी क्या करता है, बाहर निकाल देता है। वो पूरा एनर्जी किसी सिस्टम को दे देता है। ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपके घर में कोई फैन खराब हो जाता है या फैन स्लो घूमता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो कंडेंसर है, उस कंडेंसर को निकालते हैं। अब उस कंडेंसर को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, उस कंडेंसर का जो वायर होता है उसको आप बोर्ड के जो पिन होते हैं स्विच उसके अंदर डाल देते हैं, उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर डाल देते हैं तो चार्ज हो जाता है, कुछ विदिन 2-3 सेकंड के अंदर वो चार्ज हो जाता है। और जैसे उन कंडेंसर के दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, तो आपको एक स्पार्किंग क्रिएट करता हुआ दिखता है वहां पे। तो वहां पे जो है उस जो कंडेंसर है, तो कंडेंसर बेसिकली क्या है, कैपेसिटर है। तो उस कैपेसिटर के पास जितना एनर्जी होता है वो एनर्जी जैसे हम दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो पूरा का पूरा एनर्जी क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है, पूरा का पूरा एनर्जी वो रिलीज कर देता है। तो विद इन 1 सेकेंड से कम सेकेंड में, 1 से कम सेकेंड में वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस ऐसा हो सकता है जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यूज कहां होता है, इसका यूज होता है बेसिकली एक तो फैन में यूज होता है। ठीक, फैन के जो कंडेंसर होता है वो हमारा कैपेसिटर है। बिना कंडेंसर के आप पता है जो इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं बिना कंडेंसर के नहीं चल सकते हैं, तो वहां पे यूज होता है, मस्ट यूज होता है। दूसरी चीज, आपने ट्यूबलाइट्स वगैरह देखे होंगे, तो ट्यूबलाइट्स में भी कंडेंसर यूज होता है। ठीक ना, विदाउट कंडेंसर जो है वो ट्यूबलाइट वर्क ही नहीं करता है। दूसरी चीज, जब आप अपना फोन यूज करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट मतलब फीचर्स बताता हूं, जब आप फोन यूज करते हैं तो आपको पता है जब आप सेल्फीज लेते हैं या आप कोई फोटो खींचते हैं तो फ्लैश ऑन करते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए आपकी एक बैटरी है फोन में जो कितनी मिली एम्पेयर की होती है, बहुत कम मिली एम्पेयर, 5300 या 4000 या 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी होती है एमएच की। ठीक है ना, तो 5000 एमएच की बैटरी क्या इतनी बड़े फ्लैश लाइट को जला सकता है? क्या पॉसिबल है कि जिसकी कैपेसिटी या जिसके पास करंट ही है 500 मिली एम्पेयर की, तो क्या वो एक फ्लैश लाइट को जला सकता है? नहीं जला सकता है। ठीक है ना, तो जो हमारा फ्लैश लाइट होता है फोन में, तो फोन के फ्लैश लाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर। क्या कनेक्ट होते हैं? कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। तो ये पहले क्या करता है, कैपेसिटर जो है वो बैटरी से क्या करता है, एनर्जी को ले लेता है, एनर्जी को लेके वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर जो है फ्लैश लाइट के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही आप क्या करते हैं, फ्लैश, जैसे आप कैमरे से फोटो खींचते हैं, बटन दबाते हैं, तो फ्लैश लाइट अचानक से जल जाता है। तो फ्लैश लाइट अचानक से जल के फिर बुझ जाता है।
क्यों बुझता है जब आप फोटो खींचते हैं, ठीक है ना, या एक बार फ्लैश ऑन होता है फिर कुछ मिली सेकेंड के लिए वो बुझता है फिर दोबारा ऑन होता है। तो जब फ्लैश लाइट जलता है तो उसको एनर्जी जो सप्लाई करता है बेसिकली वो सप्लाई करता है हमारा एक कैपेसिटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कैपेसिटर होते हैं। वो सारा कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो सारा एनर्जी को स्टोर कर रखे होते हैं, और जैसे ही हम फोटो खींचने के लिए बटन क्लिक करते हैं तो उसी के साथ पूरा का पूरा जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी आता है, और उसी बहुत ज्यादा एनर्जी से जो हमारा फ्लैश लाइट होता है, ठीक है, वो फ्लैश लाइट जलता है। और फ्लैश लाइट जलता है फिर कैपेसिटर क्या होता है हमारा डिस्चार्ज होता है। तो जैसे ही डिस्चार्ज होता है फ्लैश लाइट हमारा क्या होता है ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ऑफ होता है तो उसके बाद दोबारा जब फ्लैश लाइट जलता है तो जितने टाइम में वो ऑफ होता है तो उतने ही कम समय में कैपेसिटर फिर से क्या होता है चार्ज हो जाता है, और चार्ज होकर फिर से वो डिस्चार्ज होता है। तो इसी तरीके से बारी बारी से एक या दो बार आपका फ्लैश लाइट क्या होता है जलता है जब आप फोटो खींचते हैं, तो वहां पे भी हमारा कैपेसिटर यूज होता है। दूसरी चीज कहाँ यूज होता है कैपेसिटर यूज होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे डिवाइस, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट खोलेंगे ना, आप कोई भी मदरबोर्ड खोल लीजिए, किसी भी, जैसे आपका पास चार्जर है, चार्जर खोल लेंगे, ठीक, उसके अंदर भी एक नहीं 2 4 10 कैपेसिटर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का कैपेसिटर होता है। एक बेसिकली क्या होता है इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना, और एक डम्बल शेप में होता है इस तरीके से सिलिंड्रिकल, ठीक है, इस तरीके का सिंबल्स होता है। इसके 2 प्लेटों के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये कैपेसिटर इस तरीके का कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। बहुत सारे कैपेसिटर यूज होते हैं एक डिवाइसेस में, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ कैपेसिटर यूज होते हैं। जैसे आप एक आईसी की बात करते हैं ना, एक आईसी जो बनता है आपका, ठीक है ना, उस आईसी के अंदर मिलियंस ऑफ कैपेसिटर होते हैं या थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं एक आईसीस के अंदर। एक आईसीस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें कैपेसिटर भी होता है। तो कैपेसिटर अगर हम बात करें ना, तो कैपेसिटर जो है ये आपका जो हमारा सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस है या सेमीकंडक्टर्स जो है तो उसका एक बैकबोन है कि विदाउट कैपेसिटर हम कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है हमारे कैपेसिटर के, किस तरीके के सिंबल्स है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सारी चीजें हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालना है, और समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। टाइप्स बता दिया मैंने आपको कि संधारित्र हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक गोलीय संधारित्र होता है, और एक बेलनाकार संधारित्र होता है। बेलनाकार संधारित्र का आप सिंपल सा एग्जांपल सब देख सकते हैं, आपका कंडेंसर है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो कंडेंसर कैपेसिटर यूज होता है वो बेसिकली समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं, ठीक है। थैंक यू। फिर भी अगर कुछ चीजें इसमें छूट गया है जो आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार आप मुझे बता देना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको कवर हम कर लेंगे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। एक और नोटिफिकेशन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है फिजिक्स वायरस चैनल, फिजिक्स वायरस, ठीक है ना। तो फिजिक्स वायरस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फिजिक्स वायरस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या गूगल इसमें यूट्यूब में जाकर सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे भी बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे बात की है, और मेरी एक सहयोगी है, फ्रेंड है, जो वहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाती है। तो अगर उनके वीडियोस अच्छे लगते हैं, डेफिनेटली वो अच्छी पढ़ाती है, बहुत अच्छी पढ़ाती है, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।